तो फिर नई पीढ़ी के एयरशिप का बड़े पैमाने पर निर्माण पूरे 80 सालों तक क्यों रुक गया? इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बावजूद, जिनमें हिंडनबर्ग के पूर्व कप्तान मैक्स प्रुस का प्रोजेक्ट भी शामिल है, इनका पुनर्जागरण अब तक हकीकत क्यों नहीं बन पाया? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं नई पीढ़ी के एयरशिप पर अपने शब्दों में बने पॉडकास्ट में, जो नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट को समर्पित है। और आपके साथ इसका होस्ट मैं गेन्नादी बाबानिन हूं। आज हम उन रूढ़ियों के बारे में बात करेंगे जो अब भी हमें रोकती हैं। नई पीढ़ी के एयरशिप कभी विज्ञान की प्रगति और मानवीय महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक थे। लोग उन्हें तकनीक का चमत्कार मानते थे। जब जर्मन यात्री नई पीढ़ी के एयरशिप किसी शहर में आता तो उसका भव्य स्वागत किया जाता था। विभिन्न भाषाओं में स्वागत संदेशों के साथ मेहराबें बनाई जाती थीं, नाट्य प्रस्तुतियां और संगीत कार्यक्रम आयोजित होते। हिंडनबर्ग के आगमन का सीधा प्रसारण शिकागो रेडियो पर किया गया था। लेकिन यही आगमन नई पीढ़ी के एयरशिप के भाग्य में त्रासदीपूर्ण बदलाव की शुरुआत बन गया। 6 मई 1937 को हुए हिंडनबर्ग हादसे ने जनमानस में यह धारणा मजबूत कर दी कि नई पीढ़ी के एयरशिप खतरनाक हैं। बाद में इस आपदा के बाद पैदा हुए डर को हिंडनबर्ग सिंड्रोम कहा जाने लगा। इस घटना ने हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास को भी प्रभावित किया। नई पीढ़ी के एयरशिप हिंडनबर्ग, जो हाइड्रोजन से भरा था, की त्रासदी की याद में हाइड्रोजन के वास्तविक खतरे का पुनर्मूल्यांकन किया गया। यह पुनर्मूल्यांकन लंबे समय तक हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के विकास को रोकता रहा। इस प्रकार हिंडनबर्ग की त्रासदी एक प्रमुख कारक बन गई, जिसने नई पीढ़ी के एयरशिप को यात्री परिवहन के रूप में आगे विकसित होने से रोक दिया। जनता की राय पूरी तरह बदल गई, प्रशंसा और आश्चर्य से अविश्वास और घबराहट की ओर। नई पीढ़ी के एयरशिप के स्पष्ट लाभों के बावजूद, जैसे कि कम कार्बन प्रदूषण और उच्च ऊर्जा दक्षता के साथ लंबी दूरी तक माल ढोने की उनकी क्षमता, विस्फोटों और दुर्घटनाओं का डर इस अनूठी तकनीक में अनुसंधान और निवेश को धीमा कर गया। यही वह क्षण था जब हवाई जहाजों के युग ने नई पीढ़ी के एयरशिप को आकाश से बाहर कर दिया। क्या आज के समय में नई पीढ़ी के एयरशिप की वापसी संभव है? हमारे साथ बने रहें, हम जरूर इसका पता लगाएंगे। हिंडनबर्ग सिंड्रोम सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह उन गहरे डर और पूर्वाग्रहों का प्रतीक है जो कई दशकों तक नई पीढ़ी के एयरशिप को घेरे रहे। 1937 में हुई त्रासदी के बाद, जब प्रसिद्ध नई पीढ़ी के एयरशिप हिंडनबर्ग लेकहर्स्ट में विस्फोट हो गया था, तब भी नई पीढ़ी के एयरशिप का उपयोग जारी रहा। हालांकि बहुत से लोग इन्हें एक भयानक जोखिम के रूप में देखते थे और उस समय की सबसे उन्नत तकनीकें भी जनता को इनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त नहीं कर सकीं। धीरे धीरे इनका उपयोग बंद होता गया। संभावित लाभों को तब भी स्वीकार किया जाता रहा। ईंधन की बचत, पर्यावरण की शुद्धता और भारी माल ढोने की क्षमता इस बात का प्रमाण है कि नई पीढ़ी के एयरशिप में रुचि कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इन्हें पुनर्जीवित करने की परियोजनाएं समय समय पर विभिन्न देशों में सामने आती रहीं। यहाँ तक कि मैक्स प्रुस, जो हिंडनबर्ग के पूर्व कप्तान थे और खुद उस दुर्घटना में घायल हुए थे, उन्होंने भी अपने खुद के हीलियम नई पीढ़ी के एयरशिप का प्रोजेक्ट तैयार किया और उसमें निवेश आकर्षित करने की कोशिश की। मैक्स प्रुस ने अपना प्रोजेक्ट 50 के दशक में प्रस्तुत किया, ये साबित करते हुए कि नई पीढ़ी के एयरशिप जेट विमानों की तुलना में बेहतर है। हालांकि वे यात्री जेपेलिन को फिर से शुरू नहीं कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह बड़े वित्तीय निवेश की आवश्यकता और निवेशकों की रुचि की कमी थी। नई पीढ़ी के एयरशिप अंततः विमानों की छाया में ही रह गए। इनके बड़े पैमाने पर निर्माण न होने का असली कारण तकनीकी कमियां नहीं, बल्कि एक ही दुर्घटना से उपजा डर था। हिंडनबर्ग की छवि न केवल एक त्रासदी, बल्कि उन लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात का भी प्रतीक बन गई, जिन्होंने नई पीढ़ी के एयरशिप को विमानन का भविष्य माना था। यह पूर्वाग्रह लोगों की सोच में घर कर गया और कई विकास कार्यों और सफल परीक्षणों के बावजूद नई पीढ़ी के एयरशिप लगभग भुला दिए गए। हिंडनबर्ग सिंड्रोम, जो आशाओं के दुखद पतन की एक रूपक बन गया है, आज भी आधुनिक दुनिया में हवाई परिवहन पर प्रभाव डालता है। आपने भी निश्चित रूप से रूस में नई पीढ़ी के एयरशिप के पुनर्जागरण को लेकर संदेहपूर्ण राय का सामना किया होगा, है ना? तो क्या नई पीढ़ी के एयरशिप फिर से जीवित होंगे? यह सवाल न केवल इतिहासकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए, बल्कि उन रोमांटिक लोगों के लिए भी दिलचस्पी का विषय है, जिनके लिए नई पीढ़ी के एयरशिप एक युग, अद्भुत खोजों और अविस्मरणीय यात्राओं का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बार फिर इस प्रतिष्ठित विमानन विधा की ओर ध्यान दिया है।
इनकी सुगठित और प्रभावशाली रेखाएं, भव्य आकार और मौलिकता उस स्वर्णिम समय की याद दिलाते हैं जब ये विशालकाय एयरशिप आकाश में ऐसे धीरे धीरे तैरते थे जैसे शांत और धीमे धीमे बादल। लेकिन क्या नई पीढ़ी के एयरशिप में निवेश को निरर्थक और केवल एक रोमांटिक कल्पना माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। गूगल जैसे दिग्गज शायद ही नई पीढ़ी के एयरशिप में रुचि लेते अगर उनसे मुनाफा कमाना संभव न होता। नई पीढ़ी का एयरशिप पाथफाइंडर 1, जो आजकल दुनिया को चौंका रहा है, एलटीए रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसमें गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन की भी भागीदारी है। तकनीकी प्रगति ने नई पीढ़ी के एयरशिप को भी अछूता नहीं छोड़ा है। नए सामग्री, अधिक उन्नत नियंत्रण प्रणालियां और इंजन इनके उपयोग के लिए नए क्षितिज खोल रहे हैं। रूस में, जहां विशाल क्षेत्रफल और विविध जलवायु है, नई पीढ़ी के एयरशिप का उपयोग दूर दराज के इलाकों में माल पहुंचाने और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए काफी संभावनाओं से भरा हुआ है। फिर भी सुरक्षा, प्रतिष्ठा और अन्य परिवहन साधनों के साथ अनिवार्य प्रतिस्पर्धा जैसे सवाल अभी भी बने हुए हैं। विशेषज्ञ और डेवलपर्स पहले से ही इन चुनौतियों के समाधान पर काम कर रहे हैं, और तब हम एक बार फिर आकाश में इन भव्य जहाजों को देखेंगे जो अपने पूर्वजों की याद दिलाते हैं और अगली पीढ़ी के सपने देखने वालों को प्रेरित करते हैं। रूसी परियोजना नई पीढ़ी के एयरशिप निश्चित रूप से काफी महत्वाकांक्षी है। आखिरकार इसी परियोजना को नई पीढ़ी के एयरशिप के बारे में कई रूढ़ियों को तोड़ना है। यह पहल ऐसे हवाई जहाजों के निर्माण पर केंद्रित है जो हवाई परिवहन की धारणा को फिर से परिभाषित कर सकें। नई पीढ़ी के एयरशिप में उन्नत तकनीकों, टिकाऊ सामग्रियों और नवोन्मेषी डिजाइन समाधानों का संयोजन होगा, जिससे उनकी आर्थिक दक्षता और पर्यावरणीय सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आधुनिक नई पीढ़ी के एयरशिप को स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और उच्च दक्षता वाले इंजनों से लैस किया जाएगा, जो भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी चल सकेंगे। इन महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण वे यात्रियों और माल को लंबी दूरी तक ले जाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट और शोर प्रदूषण को भी न्यूनतम करेंगे। सिर्फ नई पीढ़ी के एयरशिप ही नहीं, बल्कि उनकी सेवा और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का भी विकास करना होगा। नई प्रकार के हवाई अड्डों को आधुनिक नेविगेशन और सुरक्षा प्रणालियों से लैस किया जाएगा, जिससे यात्रियों की विश्वसनीयता और आराम सुनिश्चित होगा। जैसा कि हमने देखा, अब भी बहुत काम बाकी है, जिसमें जनमत के साथ काम करना भी शामिल है, जो दुर्भाग्यवश तकनीक की तुलना में इतनी जल्दी नहीं बदलता। लेकिन आसमान में उड़ता हुआ नई पीढ़ी का एयरशिप निश्चित रूप से विमानन के नए युग का प्रतीक बनेगा, जो सतत विकास और मानवता की गतिशीलता बढ़ाने के नए क्षितिज खोलेगा। अब सवाल यह है कि क्या रूस के नई पीढ़ी के एयरशिप व्यावसायिक रूप से सफल होंगे या नहीं। इस पर हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। जल्द ही फिर मिलेंगे।